Dear students, welcome to my YouTube channel English Digital Classes. Today I am going to explain a very interesting poem from class 11th, The Laburnum Top. आज मैं अपने चैनल पर जिस पोएम के साथ आपके बीच में हूँ वो है लबरनम टॉप। टेड ह्यूज ने लिखा इस पोएम को और बताते हैं कि किस तरीके से कोई भी बर्ड किसी ट्री पर जिसका नेस्ट है, जहाँ पर उसका पालन पोषण हो रहा है, जहाँ पर उसके अपने बच्चे हैं, किस तरीके से उस ट्री की ब्रांचेस के बीच में इंटर करने के बाद वो पूरा का पूरा इंजन की तरीके से काम करने लगता है। आइए लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लबरनम टॉप इज साइलेंट, स्टिल क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। द लबरनम टॉप, आप ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब अमलतास, एक तरह का पेड़ है, ट्री है ये। और आप ये समझिए कि इसकी जो लीव्स हैं वो येलो कलर की होती हैं, येलोइश होती हैं, येलो कलर की होती हैं। पीले रंग की पत्तियां हैं अमलतास पेड़ की। साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, उसकी आवाज नहीं निकल रही है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत, कोई मोशन नहीं उसके अंदर, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। इन द आफ्टरनून, ये कब की बात है? दोपहर की बात है, सितंबर के महीने की, जब तेज सूरज की किरणें पेड़ के ऊपर पड़ रही होती हैं। उस वक्त पोएट निगरानी कर रहा है, देख रहा है और कहता है उस वक्त सितंबर के दोपहर में लबरनम टॉप बिल्कुल शांत है, साइलेंट है, स्टिल साइलेंट। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और धीरे धीरे करके इसकी जो लीव्स हैं ना, पत्तियां जो निकली हुई हैं, ये क्या हो रही हैं? येलोइश हो रही, पीले रंग की हो रही हैं, पक रही हैं। जो उनकी ग्रीनरी है, जो उनका हरापन है, वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है येलो कलर में। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और धीरे धीरे करके इस पे जो सीड्स हैं ना, वो जमीन पर गिर रहे हैं, जमीन पर गिर रहे हैं उसके जो सीड्स हैं। इसका मतलब कि सितंबर के महीने में अमलतास के पेड़ की पत्तियां ग्रीन से येलो हो जाती हैं और उनके सीड्स जमीन पर गिर जाते हैं। इसका मतलब कि उसके बाद का जो सीजन है उसमें पेड़ों में नई पत्तियां आती हैं और फिर से उनके अंदर नए फूल लगते हैं, फल लगते हैं। और वो सीजन कंप्लीट हो गया है, इसलिए पत्तियां झड़ जा रही हैं, बीज नीचे गिर जा रहे हैं। टिल द गोल्डफिंच, अच्छा ये सब जो कुछ हो रहा है ना, पोएट इन सबको बहुत बारीकी से देख रहा है, बहुत ही साइलेंटली वो भी देख रहा है, विदाउट इंटरप्टिंग। और एकाएक देखता है कि जो अब तक साइलेंट था, जो अब तक क्वाइट स्टिल था, जिसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं था, जो बिल्कुल गतिमान नहीं है, जो बिल्कुल शांत है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है? चेंजिंग आ रही है। कहते हैं ना कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो उस पेड़ के अंदर, उस अमलतास, उस लबरनम टॉप, जो पेड़ की ये ऊंची शिखा है, चोटी, यहां पर किस तरह का परिवर्तन देखने को मिलता है, अब ये देखते हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स, तभी एक बर्ड आती है, और बर्ड को किस तरीके से यहां पर सिग्निफाई किया गया है? गोल्डफिंच, एक बर्ड है गोल्डफिंच। वो क्या करती है? कम्स, उसका आना होता है, वो आती है टॉप पर, पेड़ के टॉप पर पहुंचती है, और अ ट्विचिंग चिरप, और अचानक से
चर्पिंग जो है, चिरप साउंड, चहचहाना, चहचहाने की आवाज आने लगती है। और सडननेस, स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। और क्या होता है? स्टार्टलमेंट, हैरान हो जाते हैं सब, परेशान हो उठते हैं, एकाएक सरप्राइज करना, सडनली जिस तरीके से एक्टिविटी, जिस तरीके का मोशन उस ट्री टॉप में होता है वो परेशान करने वाला है। वो सडननेस, अचानक है, एकाएक है, किसी को नहीं पता है। पोएट दूर कहीं बैठा हुआ देख रहा है, निगरानी कर रहा है कि किस तरीके से पेड़ के अंदर चेंजिंग आ रही है, टॉप किस तरीके से हिलने लगा ट्री का। देन स्लीक एज अ लिजार्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। स्लीक, ग्लॉसी, जिसके अंदर चिकनापन है, जहां चिकनाई है उसको ग्लॉसी बोलते हैं। स्लीक एज अ लिजार्ड, इतना ग्लॉसी है जितना कि लिजार्ड, जितना कि छिपकली, इतना अलर्ट है, इतना अब्रप्ट है जैसे कि छिपकली होती है, किसी भी महापुरुष की प्रतिमा के पीछे छिपी होती है एकदम पवित्र बन के, और जैसे ही किसी इंसेक्ट को देखती है वॉल पर, तुरंत ही उसके ऊपर अटैक करती है, झपट्टा मारती है और उसको अपना शिकार बना लेती है। ठीक उस तरह की अलर्टनेस जैसे कि लिजार्ड के अंदर होती है, उस तरह की अलर्टनेस के साथ गोल्ड फिंच बर्ड वो ट्री के टॉप के थ्रू वो इंटर करती है, पेड़ के बीच में आती है। सी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स। सी हियर रेफर फॉर द बर्ड गोल्ड फिंच। सी कहा गया है गोल्ड फिंच बर्ड को। वो थिकनेस, ऊपर से आना, और यहां पर हर जगह ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं यहां पर, इसको पार करना, अपने नेस्ट तक आना, जहां उसका नेस्ट है, जहां उसके छोटे छोटे बच्चे हैं बैठे हुए, उनके पास तक आना और आ करके अपने बच्चों से मिलना, उनका पालन पोषण करना, किस तरीके से उनको दाना चुगाएगी बर्ड, अब ये देखेंगे। शी इंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स। जैसे ही बर्ड जो यहां थी, यहां धीरे धीरे करके अपने नेस्ट के पास आती है, नेस्ट मान लो यहां है उसका, तो यहां से पेड़ के अंदर जो थिकनेस है वहां से उड़ते हुए अपने नेस्ट में आ गई, और जैसे ही वो अपने नेस्ट में पहुंचती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई मशीन चल गई हो, किसी ने मशीन चला दिया हो, किसी ने इंजन चला दिया हो, इतना गतिमान हो जाता है पेड़, इतनी गतिमान हो जाती हैं ब्रांचेस, बाउज ऑफ चिटरिंग्स। और जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ना नेस्ट के अंदर, वो चिटर साउंड करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं, उनके चिचियाने की आवाजें आने लगती हैं। एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स। ट्रेमर का मतलब होता है अर्थक्वेक, समझिए भूकंप। और जैसे ही वो बच्चे अपनी माँ को देखते हैं उनके पंखों में हलचल शुरू हो जाती है, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि भूकंप आ गया हो, सब कुछ बदल गया हो, छटपटाहट मचती है अपनी माँ से मिलने की, उसको देखने की। एंड ट्रिलिंग्स, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। होल ट्री, पूरा का पूरा पेड़, ब्रांच एक है, यहां नेस्ट इस पे बना हुआ है, लेकिन पूरे इस पेड़ के अंदर ट्रिलिंग है, पूरे पेड़ के अंदर ट्रेम्बल होना, पूरा पेड़ कांप रहा है, हिल रहा है, किसकी एक्टिविटी से? एक गोल्ड फिंच बर्ड की एक्टिविटी से। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को उस पेड़ के ऊपर बसा रखा है, बड़े भरोसे के साथ उस पेड़ पर उसने अपना नेस्ट बनाया हुआ है। और जैसे ही वो एंटर करती है तो एज अ मशीन, किस तरीके से पोएट ने सिमिली का यूज किया है, एक तरह की पोएटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं अलंकार, हम पढ़ेंगे बाद में इसको भी पोएम के। द होल ट्री ट्रेम्बल्स, पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है, एक्टिव हो जाता है, एक्टिविटी करने लगता है। एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ अवर फैमिली। हर हियर रेफर फॉर द बर्ड गोल्डफिंच। वो बर्ड ना अपने फैमिली के लिए इंजन का काम करती है। जिस तरीके से कोई भी जनरेटर होता है जो पूरे घर के लिए बिजली की सप्लाई करता है, जो पूरे एक फेस्टिवल को ठीक तरीके से पार करने के लिए लगाया जाता है, जो किसी भी प्रोग्राम को सही तरीके से कंप्लीट करने के लिए बिजली की व्यवस्था देने के लिए करते हैं, उस तरीके से वो बर्ड एक इंजन की तरीके से काम करता है, काम करती है। वो पेड़ के अंदर एंटर करने के बाद जब अपने नेस्ट में आती है, सी स्टोक्स इट फुल, जितनी पावर है उसके अंदर,
अपने बच्चों को सहेजने की, अपने बच्चों को परखने की, देखने की, खिलाने की, पिलाने की, सेवा करने की, क्योंकि बहुत दूर गई है वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए उड़ के, दाने चुग कर लाने के लिए अपनी बीक में, अपनी चोंच में। और जब लेकर आती है वो, तो अपने बच्चों को किस तरीके से वो चुगाएगी, किस तरीके से उनका पालन पोषण करेगी, किस तरीके से उनको दुलारेगी जितनी देर रहेगी वो सब कुछ वो बर्ड कर रही है। इसीलिए कहा जा रहा है स्टोक्स इट फुल, जितनी एनर्जी है उसके अंदर वो सब की सब लगा दे रही है अपने बच्चों के लिए। देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। फिर क्या करती है वो उड़ती है, दूसरी ब्रांच पर जाकर बैठती है अपने बच्चों से छिटक कर। जो अब तक यहाँ बैठी थी अपने नेस्ट के अंदर, वो अब दूसरी ब्रांच पे आ गई और यहाँ बैठ गई और अपने बच्चों से कहती है, देखो मुझे पहचानो अच्छे से, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, कोई और नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरी गोल्ड फिंच बर्ड इसी पेड़ पर आए, इसी नेस्ट के अंदर आए और आने के बाद वो हमारे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। तुम नहीं पहचान पाओगे, तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हारी माँ है कि नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। उसके साथ जो अफेक्शन है वो मत दिखाना, धोखेबाज हैं लोग, नहीं समझ पाओगे। इसलिए वो अपना बेयर्ड फेस, अपना चेहरा ठीक से दिखाने की कोशिश करती है कि बच्चों समझ जाओ मुझे, मैं ही तुम्हारी माँ हूं। और जो मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो भी अच्छे से पहचान नहीं पा रहे हैं, और जब बच्चों को दिखा देती है अपने फेस को, देखो मैं ही हूं, मैं ही तुम्हारी माँ हूं, मैं ही तुम्हारी लालन पालन करने वाली हूं, मैं ही तुम्हारा पालन पोषण करती हूं, मैं ही तुम्हारे लिए दाना लेकर आती हूं। जब बच्चे पहचान जाते हैं और वो एश्योर हो जाती है कि हाँ मेरे बच्चों ने मुझे पहचान लिया, मैंने कुछ टाइम स्पेंड कर दिया अपने बच्चों के साथ में, बहुत अच्छा लगा, अब फिर वो और इंतजाम करने के लिए फिर उसको बाहर जाना है परिवार को छोड़कर। और फिर वो क्या करता है, शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क। जो आइडेंटिटी मास्क है, जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, जिससे बच्चे उसको पहचानेंगे यही हमारी माँ है, वो शो करती है। उसके बाद में देन द इरी डिलिकेट विसल चिरप विस्परिंग, और फिर क्या होता है कि वो बर्ड फिर से काम पर जाने के लिए तैयार है, फिर से एक वंडरफुल वॉइस साउंड होता है। और साउंड कैसा है, छिरप, चहचहाने का, चिचियाने का। उसके बाद में एक धीरे से जो विस्पर साउंड होता है, धीरे से फुसफुसाने का कि अब मैं चल रही हूँ। और फिर क्या होता है, इतना कहने के बाद सी लॉन्चेस अवे, फिर से वो पेड़ को छोड़ती है, फिर से वो जो थिकनेस है जहां से वो इंटर कर रही थी, यहां से ट्री टॉप से अंदर की तरफ अपनी नेस्ट की तरफ आई थी, अब उसको क्या करना है, आप यहां से एक और ट्री के थ्रू देखिए, अब यहाँ उसका नेस्ट है और यहां से उसको धीरे धीरे करके इस थिकनेस को पार करना है और फिर एक अनंत आकाश में उड़ जाना है अपने बच्चों के लालन पालन के लिए, उनके दाने लाने, उनके लिए दाने लाने जाना है उसको, उनका पालन पोषण करना है। और फिर वो जब लॉन्चेस अवे, दूर निकल जाती है कहीं फिर से टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, कहाँ पर नहीं पता, अनंत आकाश में कहाँ बैठेगी बच्चों को नहीं पता है, कहाँ जाएगी उसको भी नहीं पता है, लेकिन उसके लिए पूरा संसार और पूरी दुनिया खाली है अनंत आकाश से उड़ने के लिए। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्पटी। और जो पहला फिगर मैंने बना के आपको दिया था, जो बिल्कुल शांत था, जहां पर हमने द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम एजर्ट्स, जहां से हमने देखा कि पहली लाइन में द ट्री द लबरनम टॉप इज क्वाइट स्टिल, फिर से जैसे ही ये बर्ड ऊपर को उठती है, थिकनेस को पार करती है, सबसाइड्स टू, फिर से वो पेड़ बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, उनकी अपनी कोई एक्टिविटी नहीं है, उनकी अपनी कोई अलर्टनेस नहीं है, वो बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। लेकिन जब माँ आती है तो एज अ लिजार्ड, एक छिपकली की तरीके से अलर्टनेस उसके अंदर है, उसको पता है कि कहाँ धोखा हो सकता है, उसको पता है कि किस तरीके से अपने बच्चों की देखभाल करना है। और जब वो सब कुछ कर लेती है, समझा देती है, आइडेंटिटी मास्क अपना दिखा देती है, उसके बाद फिर से अनंत आकाश में उड़ जाती है काम पर अपने। और जब उसके जाने के बाद में फिर से वो ट्री ट्रैंक्विल हो जाता है, शांत हो जाता है, बिल्कुल पीसफुल सराउंडिंग हो जाती है। पोएट ये सब दूर बैठा हुआ कहीं देख रहा है और महसूस करता है
कि किस तरीके से एक गार्जियन अपने बच्चों की देखभाल करता है। यहाँ पर उसने एक बर्ड को सिंबल के रूप में लिया और पूरी चीज़ें जो किसी के जीवन में होती हैं, जो किसी के जीवन का संघर्ष है, उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। आइए कुछ पोएटिक डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। और ये किसी भी पोएम को पढ़ने के बाद बहुत जरूरी होता है कि हम बात करें पोएटिक डिवाइस की। पोएटिक डिवाइस मैंने अपने पहले की पोएम में इंजॉयमेंट के बारे में बात की थी आपसे। मैंने बताया था आपको कि किसी भी पोएम की लाइन में जब हम मान लो ये लाइन हमारी शुरू होती है यहाँ से, यहाँ पर किसी भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं किया गया। इस लाइन में कॉमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, सेमी कॉलन नहीं, कॉलन नहीं, कुछ भी नहीं है, हाइफन नहीं है, और हम नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह की स्थिति होने पर इसको इंजॉयमेंट कहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी आपको बताया जा चुका है पहले से, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। एलिट्रेशन का मतलब क्या हो गया कि जहां पर कोई भी साउंड किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग में आए और वो कंसेक्यूटिव हो, प्रोमिनेंट हो किसी लाइन के अंदर, वहां पर एलिट्रेशन होता है। हमने आपको सिमिली के बारे में जब लेसन में बता रहा था आपको, तब बताया था सिमिली के बारे में किस तरीके से तुलना की जाती है। स्लीक एज लिजार्ड, जब किसी लाइन में आप देखें एज हो, सो हो, एज हो, अगर ये चीजें आती हैं, लाइक का यूज किया गया हो, तब आप वहां पर सिमिली समझते हैं, वहां पर सिमिली होता है। कॉन्सोनेंस मिल जाएगा इसमें। आपको एक और नई चीज बताता हूं मैं, जिसको बोलते हैं ध्वनि सूचक अलंकार। क्या होता है ये? ओनोमोटोपोइया के नाम से इसको जानते हैं। जैसे इसमें चिरप आया, चिटरिंग, ये क्या है? आवाज। जैसे पानी का बहना, पत्थर को आप गिराइए हाथ से, उसकी आवाज, कोई स्नैक जब बोलता है, हिस साउंड जो होता है, वो सब ओनोमोटोपोइया के अंतर्गत आता है, ध्वनि सूचक अलंकार होता है। तो यहाँ पर बर्ड का, उसके बच्चों का जो चिरप साउंड है, चहचहाना, चिचियाना, बोलना उनका, वो ओनोमोटोपोइया है। तो इस तरीके से हमने कुछ पोएटिक डिवाइसेस के बारे में भी देखा, किस तरीके से पर्सनिफाई करने की कोशिश की गई बर्ड के थ्रू। बर्ड है और काम करते हुए कैसे दिखाया गया? इंसानों की तरीके से, मानवीकरण अलंकार दिखाया गया। तो हमने पर्सनिफिकेशन भी देखा, हमने सिमिली देखा, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस बहुत ही प्रोमिनेंट मिलेगा आपको इसमें। एसोनेंस का मतलब है कि किसी भी लाइन में, पोएटिक लाइन में, जब कोई भी वॉवेल साउंड बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, जैसे वॉवेल क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू, अगर ये किसी लाइन में प्रोमिनेंट है, वो लेटर लाइन वर्ड के पहले भी आ सकते हैं और बीच में आते हैं। लेकिन आपको जब एसोनेंस पढ़ रहे हैं तब देखना है कि वो वर्ड के बीच में आए हों। अगर पहले आते हैं और प्रोमिनेंट हैं तो एलिट्रेशन हो जाता है, एलिट्रेशन। तो इस तरीके से इन सब पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया इस पोएम के अंदर। आप पढ़िए इस पोएम को, जहां कहीं भी इसमें दिक्कत होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में आइए।